राजीव शर्मा दिव्य एजुकेटर्स प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। हमने पेशवाओं की संपूर्ण पेशवा नाम से जो सीरीज शुरू की है, उस सीरीज का आज अष्टम यानी 8वां यानी 8th पार्ट है। हम पार्ट 7 में पानीपत के युद्ध की पृष्ठभूमि क्या थी उसके विषय में जानना शुरू किया था और पार्ट 7 का शेष भाग आज हम इस वीडियो के जरिए देखेंगे। हमने देखा था कि अहमद शाह अब्दाली जो नादिर शाह का उत्तराधिकारी था, उसने नजीब को यानी नजीब-उद-दौला को दिल्ली में मुगल बादशाह के यहाँ पर मीर बख्शी और अपना प्रतिनिधि बनाकर छोड़ दिया था और वह अफगानिस्तान चला गया था। स्थिति जब राघोबा यानी रघुनाथ राव आई तो उन्होंने दिल्ली पर मुट्ठीभर सैनिकों को लेकर चढ़ाई शुरू कर दी और वहां पर जो अहमद शाह अब्दाली का एजेंट था जिसका नाम नजीब-उद-दौला था, उसको पद से पदच्युत यानी एब्डिकेट कर दिया, उसको पदच्युत कर दिया, पद से हटा दिया और अहमद शाह बंगश को मीर बख्शी के पद पर नियुक्त किया। फिर राघोबा चले गए, आगे बढ़ गए, पंजाब की साइड में बढ़े। पंजाब की साइड में जाने के बाद में राघोबा को अहमद शाह अब्दाली का पुत्र तैमूर शाह जो था वो मिलता है, उसे भी ये पदच्युत कर देते हैं। रास्ते में अहमद शाह अब्दाली के जितने भी एजेंट मिले, यानी मेरा कहने का अर्थ यह है कि अहमद शाह अब्दाली के क्षेत्रों को भी मराठों ने जीत लिया था। अहमद शाह अब्दाली को ये खबरें मिली तो अहमद शाह अब्दाली अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए विवश होकर उसे पानीपत के तृतीय युद्ध में कूदा। उसकी मराठों की तूती बोलती थी। मराठों के घोड़े मैंने आपको बताया था कि अटक कटक से लेकर अटक तक, कटक का मतलब शुद्ध रूप से उड़ीसा और अटक का मतलब ऊपर सतलज नदी के पास में एक स्थान है जिसे हम अटक कह रहे हैं, वहां तक मराठों के घोड़े पानी पिया करते थे। तो इन्होंने इसको भी हटा दिया। अब इसके बाद में इन्होंने मराठों के किसी के भी ऊपर विजय पानी है, चाहे आपको यूपीएससी के ऊपर पानी हो या SCRA के ऊपर पानी हो, तो उसकी भूमिका तो बनानी पड़ेगी, आपको कच्चा काम तो करना ही पड़ेगा। तो उस स्थिति में इसने कच्चा काम किया और इसने ये देखने का कार्य शुरू किया कि मराठों की वास्तविकता की स्थिति भारत के अंदर क्या है, क्या लोग इसे पसंद कर रहे हैं। तो इसने पाया बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मराठों का एक वीक पॉइंट यह था कि मराठे हमेशा लूट खसोट किया करते थे, अपने अस्तित्व को बनाए रखते थे, किसी भी राज्य पर आक्रमण कर देते थे। इसलिए जो क्षेत्रीय राज्य थे, जैसे आपका जाट, जैसे बुंदेल, जैसे राजपूत इत्यादि जो छोटी छोटी जो क्षेत्रीय शक्तियां थी, यानी जो लोकल पावर थी, वो इनसे खफा गए थे। अहमद शाह अब्दाली मराठों से कदापि नहीं जीत पाता यदि जाट नेता सूरजमल अहमद मराठों का संग दे गया होता।
अब मराठों का संग तो तभी मिलेगा ना, मतलब मराठों को संग ये क्षेत्रीय शक्ति है तभी देंगी जब वहाँ पर इनको ये मालूम पड़ जाए कि हाँ यह हमारे संग में दुर्व्यवहार नहीं कर रहे हैं। वर्तमान परिवेश में राजनीति में यह देखें तो जैसा श्रीलंका में हुआ, श्रीलंका उथल पुथल हो गया, उलटफेर हो गया और श्रीलंका ने चाइना के चंगुल से, चाइना ने उसे दबोच लिया था ड्रैगन ने। ऐसी नेपाल में कोली सरकार को ड्रैगन ने दबोच लिया था। पाकिस्तान की स्थिति आप देख ही रहे हैं कि पाकिस्तान की स्थिति बदहाल हो चुकी है क्योंकि उसको भी ड्रैगन ने दबोच लिया है। तो इस स्थिति में भारत के पड़ोसी राज्यों की मुफ्त में सेवा करने का काम इस समय भारत कर रहा है। इसके पीछे कूटनीतिक कारण ये होता है कि दिखाने को तो यह कि हम मानवीय दृष्टिकोण से सहायता कर रहे हैं, लेकिन वस्तु स्थिति यह होती है कि अगर इनके नजदीक आकर चाइना बैठ गया और हमने इनके साथ में सपोर्ट नहीं किया, इनके एक्सिस्टेंस को हमने नहीं समझा, तो हमारी सामरिक स्थिति डामाडोल हो जाएगी। जैसे वर्तमान में देखें तो यूक्रेन और रूस का विवाद, यूक्रेन और रूस के विवाद में भी यही है कि यूक्रेन ने रूस के साथ में ये नाटो देशों में सम्मिलित होने के लिए रूस के पास वहाँ की नाटो देशों की सदस्यता लेने के लिए वो आगे बढ़ गया और नाटो देशों की सदस्यता मांगने लगा। ये नाटो देशों की सदस्यता मांगेगा तो उस स्थिति में वहाँ पर नाटो की सेनाएं आएंगी और यूक्रेन का एक बहुत बड़ा बॉर्डर रशिया के साथ में शेयर करता है, तो इससे रशिया की आंतरिक जो अशांति है, मतलब शांति है, वो कहीं ना कहीं भंग हो जाएगी। इसी तरीके से आप देखेंगे कि वर्ल्ड के मैप में 3 इमली सी लटकी हैं जिन्हें कि हम स्कैंडिनेवियन देश कह रहे हैं, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड। ये भी नाटो के सदस्य बनना चाहते हैं। यहाँ पर भी रूस को ऐतराज है क्योंकि रूस का कभी भला नहीं चाह सकता और रूस अपने अस्तित्व के लिए वास्तविकता में लड़ रहा है। यही कारण है कि भारत भी अपने पड़ोसियों के साथ में कि कहीं ये चाइना की गोद में जाकर न बैठे आए, इसलिए इन लोगों के साथ में अपार धन खर्च करके इनके प्रोजेक्टों को चलाकर, इनको अपार लोन देकर, इनको खाद्य सामग्री देकर, इनको वैक्सीन देकर, इनको लोक लुभावन अपॉर्चुनिटी दी जा रही है, जिसकी वजह से ये उसकी भारत श्रीलंका चाइना के गोद में जाकर ना बैठे। तो इसी तरीके से इन्होंने देखा कि क्षेत्रीय शक्ति है जिनमें जाट हैं, जिनमें बुंदेले हैं, जिनमें राजपूत हैं, ये असल में मराठों के मराठों का इन्होंने साथ नहीं दिया। जब मराठों का साथ नहीं दिया तो मराठों का हारना तय था और इसलिए हमने देखा था कि पानीपत के तृतीय युद्ध में जो आगे आएगा उसमें हम देखेंगे कि मराठे का संग मराठों का इन्होंने साथ नहीं दिया तो मराठे पानीपत के तृतीय युद्ध में हार गए। अब इसे विश्व परिप्रेक्ष्य में देखा तो विश्व परिप्रेक्ष्य में देखेंगे कि फ्रांस का नेपोलियन बोनापार्ट है। अब नेपोलियन बोनापार्ट ने भी यही किया था, अपने पड़ोसियों से भी संबंध अच्छे नहीं रखे थे, तो उसे वाटरलू के युद्ध में हारना पड़ा था। जब वो हारा तो उसका यहाँ तक आप अपने दिमाग में रखिए कि उसने अपनी बहन भाई को शासक बनाया था और वाटरलू के युद्ध में इन बहन भाइयों ने भी उसका नेपोलियन बोनापार्ट का साथ ले लिया था। इस तरीके से ये स्थिति इनकी डवाटोल हो गई थी। अब चूंकि आप समझ चुके हैं, हम इसे विस्तार में कोई पॉइंट छूटा ना हो इसलिए बोर्ड पर समझाने का कार्य कर रहे हैं। पानीपत के तृतीय युद्ध की पृष्ठभूमि का शेष भाग अहमद शाह अब्दाली नजीब-उद-दौला को भारत में अपना एजेंट बनाकर चला गया। अहमद शाह अब्दाली इधर नागोजी ने जब 1757 में दिल्ली पर आक्रमण किया तो नजीब-उद-दौला को मीर बख्शी के पद से हटा दिया और अहमद शाह बंगश को
रघुनाथ राव ने मीर बख्शी दिल्ली का बना दिया। मीर बख्शी का मतलब है स्पष्ट रूप से ध्यान रखिए सेनापति, मुख्य सेनापति। और इस बात का पता अहमद शाह अब्दाली को हुआ तो अहमद शाह अब्दाली चिढ़ गया। राघोजी इतने से भी संतुष्ट नहीं हुए और राघोजी यानी रघुनाथ राव अब आगे बढ़े और प्रसिद्ध मराठा सरदार मल्हारराव होलकर, जिन्होंने होलकर वंश की स्थापना की थी, उन्होंने अपने साथ इनको ले लिया और पंजाब पर आक्रमण कर दिया। इस समय पंजाब पर अहमद शाह अब्दाली का पुत्र जिसका नाम तैमूर शाह था वो गद्दी पर बैठा हुआ था। राघोजी ने तैमूर शाह को पदच्युत कर दिया और इससे भी अब्दाली यानी अहमद शाह अब्दाली चिढ़ गया। अतः स्पष्ट हो जाता है कि नजीब और तैमूर शाह को पदच्युत होना वो भी राघोजी के द्वारा पानीपत के तृतीय युद्ध का प्रमुख कारण बना। जिस समय भारत में ये कार्य मराठा सरदार कर रहे थे उस समय भारत में जो क्षेत्रीय शक्तियां थी जैसे जाट सूरजमल थे इसके नेता मुख्य उस समय, बुंदेले और राजपूत इत्यादि मराठों से बहुत ज्यादा परेशान थे। ये क्षेत्रीय शक्तियां यही चाहती थी कि मराठे इस तरीके के से आगे न बढ़े, लेकिन मराठे अपने बल और पराक्रम के द्वारा आगे बढ़ते हैं। मराठों ने क्षेत्रीय शक्तियों को कोई भाव नहीं दिया। इस कारण से क्षेत्रीय शक्तियां मराठों के प्रति अच्छे भाव नहीं रखती थी। क्षेत्रीय शक्तियों का मराठों के प्रति अच्छे भाव का न होना इस बात का सूचक है कि कालांतर में जब मराठों के ऊपर अगर कोई विपदा आएगी तो ये क्षेत्रीय शक्तियां मराठों का साथ नहीं देने वाली। हुआ भी ऐसे। पानीपत के तृतीय युद्ध में क्षेत्रीय शक्तियों ने मराठों का साथ नहीं दिया। अगर साथ दिया होता तो मराठी युद्ध को हारते नहीं बल्कि जीतते। मराठों का भारत में कोई भी दोस्त नहीं था। जैसे कि विश्व के परिप्रेक्ष्य में देखें तो हम पाते हैं कि नेपोलियन का विश्व का में कोई भी दोस्त नहीं था। नेपोलियन ने वाटरलू के युद्ध में पराजित हुआ था। नेपोलियन का किसी ने भी साथ नहीं दिया था, यहाँ तक कि नेपोलियन के भाई बहन जिनको नेपोलियन ने स्वयं राजा बनाया था, इन लोगों ने भी नेपोलियन का साथ नहीं दिया। मराठों ने अहमद शाह अब्दाली के पुत्र तैमूर शाह को परास्त कर पंजाब और पंजाब के ऊपर सरहिंद लाहौर तक अपना कब्जा कर लिया था। और उल्लेखनीय है कि इन सभी क्षेत्रों पर अब्दाली के प्रतिनिधि शासन करते थे। यह भी उल्लेखनीय है कि आसपास जो पंजाब के आसपास का क्षेत्र था अटक था। अब आप थोड़ा यहाँ पे देखें, ये मानसरोवर से निकली सिंधु नदी, यहाँ से होते हुए दक्षिण की साइड में मुड़ी, यहाँ पर पड़ता है अटक। और अगर भारत में देखें तो भारत का मानचित्र कुछ इस तरीके से आपको होगा। और यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर उड़ीसा में कटक है, तो कटक से लेकर अटक तक मराठों की तूती बोलती थी। और यहाँ पर ये कहा जाता है कि मराठों के घोड़े कटक यानी उड़ीसा से अटक तक का पानी पिया करते थे, क्योंकि अटक का मतलब रावी, सतलज और ब्यास नदी थी। अब आप एक चीज देखिए, सिंधु का सागर का दुआब अगर आपसे पूछे तो आप कहेंगे कि सिंधु सागर का दुआब सिंधु नदी और झेलम नदी के बीच का क्षेत्र है। यानी सिंधु नदी और झेलम नदी के बीच के क्षेत्र को लगाया है तो ये वाला क्षेत्र ये सिंधु सागर का दुआब है। दुआब का मतलब दो नदियों के बीच का क्षेत्र। ये बहुत ज्यादा उपजाऊ होता है, ये ध्यान रखिएगा। और झची यानी झची का मतलब हुआ झा से झेलम नदी है और चा से ये चिनाब नदी है। झेलम और चिनाब के बीच का जो क्षेत्र है यानी ये वाला जो क्षेत्र है, ये मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये झची कहलाता है। झची का दुआब यानी झेलम और चिनाब के बीच का दुआब। अब आप देखेंगे रचना का दुआब। रचना का मतलब सीधा सा आप ये जान लीजिए, चिनाब और रावी के बीच का क्षेत्र रा न्या से उठा लिया, चना न्या से उठा लिया
तो रचना का दुआब रावी और चिनाब के बीच का जो क्षेत्र है वो रचना का दुआब कहलाता है। अब आप देखेंगे कि विस्त का दुआब देखेंगे तो व्यास और सतलज के बीच का जो क्षेत्र है ये वाला, ये विस्त का दुआब कहलाता है। इस तरीके से हमने थोड़ा सा, मुझे लगा कि आपको इन नदियों के विषय में और दुआब के विषय में मालूम हो, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर हिस्ट्री में ज्योग्राफी डालने की कोशिश की और ये दिखाने की कोशिश की कि सिंधु नदी के तट पर यहाँ पर अटक है। अब कोई भी विदेशी अब अपने पॉइंट पर आते हैं, जब कोई विदेशी सत्ता से युद्ध होता है तो वह युद्ध मुगलों से होगा नहीं, क्योंकि मुगल इस समय क्षीण हो चुके थे और जब मुगल क्षीण हो गए थे तो वह अपनी गौरव गाथाओं को केवल दिल्ली के लाल किले में बैठकर उनका गुणगान करवा रहे थे। मुगल बादशाह जो थे वो निकम्मे और अय्याश हो चुके थे। इस तरीके से मुगलों के अंदर जो पावर पहले बताई जाती थी वो पावर नहीं रहेगी, ये केवल अपने जो अमीर वर्ग होते थे उनके हाथों की पपेट यानी कठपुतली बनकर रह गए थे। तो ये अपनी गौरव गाथाओं के साथ बैठे थे। अगर युद्ध होगा तो भारत की इस समय सर्वोच्च सत्ता पेशवा है, मराठों में पेशवा है, उनसे होगा और भारत की सर्वोच्च सत्ता के साथ युद्ध हुआ भी और मराठों का, इसलिए मराठों के साथ में अहमद शाह अब्दाली का युद्ध होगा, जिसे कि हम पानीपत के तृतीय युद्ध में कल के वीडियो पर देखेंगे। अब आपको ने पृष्ठभूमि को समझा, यद्यपि ये यूपीएससी के मेंस का प्रश्न है, फिर भी मैंने कल समझाने की कोशिश की और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी समझ में आ चुका हुआ। हम इससे आगे कल बढ़ेंगे। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और कल तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। जय हिंद।